सांगवान एजुकेशन हब पर आप सबका स्वागत है। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हमारी जो क्लास रहने वाली है वो सीडीपी की रहने वाली है, यानी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की। और इसके अंदर जैसा कि हमने पहले देखा था, तो हमने कुछ चीज़ें पढ़ ली थी, यानी हमने 2011 का पेपर देख लिया, उसके बाद हमने 2012 का देख लिया, उसके बाद 2015 का। आज जो हमारा पेपर रहने वाला है वो 2018 का रहने वाला है, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। ये क्लास आपके रीट पात्रता के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते वक्त एक शिक्षक से क्या आशा नहीं की जा सकती। यानी जब व्यक्तिगत विभिन्नता का सम्मान करते हैं तो उस समय एक शिक्षक जो होता है उससे हम कौन सी आशा नहीं कर सकते। और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बच्चों को स्वाध्याय के लिए छोड़ देना, यानी बच्चों को अपने अकॉर्डिंग पढ़ने के लिए छोड़ देना, ये हम एक शिक्षक से आशा नहीं कर सकते। पहला ऑप्शन दे रखा योग्यता अनुसार समूह में विभक्त करना, तो ये करेक्ट हो जाएगा। पाठ्यचर्या को समायोजित करना, ये भी सही हो जाएगा। शिक्षण विधियों को समायोजित करना, ये भी सही हो जाएगा। व्यक्तिगत विभिन्नता से तात्पर्य दो व्यक्तियों के गुण, बुद्धि एवं व्यवहार में जो अंतर पाया जाता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। अब इसके अंदर है कि जो व्यक्तिगत विभिन्नता है उसको ध्यान में रखकर शिक्षक को बच्चों को स्वाध्याय के लिए नहीं छोड़कर उनकी योग्यता अनुसार शिक्षण की व्यवस्था करवाई जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपने पास सेकंड, कि यदि पूनम की कालानुक्रमिक उम्र तथा मानसिक उम्र 9 साल है तो उसकी बुद्धि लब्धि का वर्ग हो सकता है उत्कृष्ट, औसत से कम, प्रतिभावान या फिर औसत। तो इसके अंदर देखो, सबसे पहले हमें आईक्यू का फॉर्मूला होता है, यानी जो अपनी बुद्धि लब्धि होती है उसका फॉर्मूला अपने पास क्या होता है, मानसिक आयु यानी मेंटल एज, और अपॉन में वास्तविक एज यानी रियल एज, इनटू क्या होता है 100। अब पूनम की बुद्धि लब्धि के अंदर इसका कालानुक्रमिक उम्र है और जो मानसिक उम्र है वो दोनों कितनी दे रखी है, 9 साल दे रखी है। तो इसमें अपन क्या करेंगे, 9/9 गुणा में 100 करेंगे तो 9 से 9 अपना कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आंसर 100 निकल कर आएगा। अब हमें पता होना चाहिए कि जो रेंज है बुद्धि की वो क्या क्या होती है। तो देखो, इसमें टर्मन के अनुसार 90 से 110 तक कि बुद्धि लब्धि वाला व्यक्ति औसत या सामान्य बुद्धि लब्धि वाला माना जाता है, यानी 90 से 110 के बीच में है तो इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो या तो औसत होगी या फिर सामान्य बुद्धि लब्धि में हम इसको काउंट कर सकते हैं। तो हम क्या बोलेंगे कि पूनम की जो बुद्धि लब्धि है वो क्या है, औसत है। थर्ड क्वेश्चन है अपने पास, निम्न में से कौन से संलिप्तता के लक्षण है, और 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो पहला कमजोर सामाजिक व्यवहार, ये भी करेक्ट है। रूढ़िबद्ध व्यवहार, ये भी सही है। कमजोर संप्रेषण, ये भी करेक्ट है। और 4 नंबर अपना क्या है, ऊपरी लिखित सभी। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर हो जाएगा। अब इसके अंदर थोड़ी सी हम व्याख्या देख लेते हैं। इसमें दे रखा है, अपने में ही मस्त रहने वाला या खोए रहने वाला व्यक्ति संलीन या अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति माना जाता है। संलीन या अंतर्मुखी व्यक्ति कम बोलने वाला, संकोची, रूढ़िबद्ध व्यवहार करने वाला, कमजोर सामाजिक व्यवहार करने वाला होता है। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड, यानी कि वृद्धि या ग्रोथ। अब इसके बारे में हम क्या करते हैं, थोड़ा सा विस्तार से देख लेते हैं कि इसके अंदर डिटेल के अंदर क्या दिया मिल सकता है। तो हम क्या बताएंगे कि अभिवृद्धि बालक के शरीर तथा अंगों के आकार, भार, लंबाई तथा ऊंचाई में होने वाले परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। अभिवृद्धि मात्रात्मक परिवर्तनों को कहा जाता है जिन्हें मापा जा सकता है। अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन है अपने पास फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ आपको दे रखा है, किशोरावस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं, और निम्न में से कौन सा होगा। और आपको क्या दे रखे हैं, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला है लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना यदि आवश्यक हो तो। और उपरोक्त लिखित सभी, यानी ऊपर जो तीनों दे रखे हैं वही अपने क्या होंगे, इसमें करेक्ट हो जाएंगे। यानी जो किशोरावस्था में बालक जो होता है वो क्रांतिकारी शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा भावात्मक परिवर्तन उसमें होते रहते हैं। किशोरावस्था में बालक को उचित वातावरण में लिंग शिक्षा का ज्ञान तथा परामर्श एवं मार्गदर्शक प्रदान करते हुए उचित शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। अब अपने पास अगला क्वेश्चन है, निम्न में से
कौन क्रियात्मक शोध से संबंधित नहीं है। इस बार पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा है जो क्रियात्मक बोध से संबंधित नहीं है, और हमें 4 ऑप्शन दे रखे, तो पहला ही अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट। यानी क्रियात्मक शोध सिद्धांत निर्माण में सहायक होता है, यह व्यवहारिक समस्या के समाधान में आवश्यक है, ये करेक्ट हो जाएगा अपना। फिर है त्वरित चिंताजनक समस्या के ऊपर यह केंद्रित होता है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। यह रचनात्मक प्रतिक्रिया देता है, जैसे उद्देश्य और प्रणाली में खुला परिवर्तन, ये भी क्या होगा अपना, करेक्ट हो जाएगा। यानी जो क्रियात्मक अनुसंधान है वो कार्य करते हुए किया जाता है, और जो क्रियात्मक अनुसंधान में सिद्धांत के प्रतिपादन की बजाय समस्या समाधान पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। 7वां क्वेश्चन है अपने पास कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में थॉर्नडाइक के सिद्धांत को लागू करने जा रहा है, निम्नलिखित में से क्या शिक्षक को लागू नहीं करना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, बच्चों को तैयार किया जाना चाहिए तथा उन्हें कार्य सीखने हेतु सही रूप से प्रेरित किया जाना चाहिए। ये तो अपना पॉजिटिव टर्म आ रही है, तो ये तो सही है। बच्चों को नई खोज सीखने हेतु खोज विधि के लिए उन्मुख किया जाना चाहिए। अब थर्ड देखते हैं, उचित अभ्यास तथा ड्रिल कार्य किए जाने चाहिए। फिर है जहां तक हो शिक्षक को पुरस्कार का उपयोग सही रूप से करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो अपना कौन सा होगा, 2 हो जाएगा, यानी सेकंड ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, यानी जो थॉर्नडाइक था उसने अधिगम के नियमों को 2 भागों में बांटा था, और 2 भाग कौन कौन से थे, पहला तो था अधिगम के मुख्य नियम, उसके बाद अधिगम के सहायक नियम। तो मुख्य नियम के अंतर्गत क्या आया, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। और अब हम देखेंगे जो अधिगम के सहायक नियम थे उसके अंदर कौन कौन से अपने पॉइंट इन्वॉल्व हैं। तो हम क्या बोलेंगे, बहुआयामी, पहला क्या हो जाएगा अपना, बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवर्ती का नियम, आंशिक अनुक्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम, और साहचर्य व्यवहार का नियम। अगला क्वेश्चन है आपके पास 8 नंबर, बाल्यावस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नजरिए में फर्क करने में अयोग्यता को दर्शाता है। तो हम बोलेंगे सेकंड ऑप्शन, और सेकंड में क्या दे रखा है, आत्म केंद्रस्थ, या इसको क्या बोल सकते हैं, इगोसेंट्रिसिज्म। अब बात करते हैं कि जो आत्म केंद्रस्थ अवस्था होती है, यानी कि इकोसेंट्रिसिज्म में बालक अपने तथा दूसरे के नजरिए में भेद नहीं कर पाता, यानी उसके अंदर वो पहचान नहीं कर पाता है। अगला क्वेश्चन है 9 नंबर अपना, जब कोई बारंबार अपनी कमजोरियों से निकलने में असफल होता है और कुछ प्रवीणता हासिल करता है, या साधारणतः अधीनता या अपकर्ष को ज्यादा बल देने लगता है, तो ऊपरी लिखित तथ्य को किसने हीन भावना कहा है। यानी उस वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, तो हम क्या बताएंगे, अल्फ्रेड एडलर। क्या बताना है इसमें, अल्फ्रेड एडलर। तो जो अल्फ्रेड एडलर थे उनका कहना था कि बालकों में सामान्य हीनता की भावना उसमें संदेह उत्पन्न करती है, जो बालकों को अनिर्णायक, कमजोर, शर्मिला और कायर बना देती है। 10 नंबर क्वेश्चन है अपने पास कि अत्यंत निपुणतापूर्ण अधिगम पद्धति जिस पर वांडुद्रा तथा वोल्टर ने बल दिया वे हैं। तो हम बताएंगे निरीक्षण युक्त अधिगम या अनुकरण। अब आगे बात करते हैं, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से क्या शिक्षक के कार्य नहीं माने जाते, यानी जो शिक्षा का अपना राइट है, एक है, अधिकार है, उसके अंतर्गत ऐसे कौन से बिंदु आते हैं जो शिक्षक के कार्य में इन्वॉल्व नहीं होते या शिक्षक के कार्य में शामिल नहीं होते। तो हम क्या बताएंगे, शिक्षक को खुद को व्यक्तिगत ट्यूशन में व्यस्त रखना चाहिए, ये टॉपिक गलत हो जाएगा, पहला करेक्ट हो जाएगा। यानी निश्चित जो टाइम पीरियड दिया गया है उसके अकॉर्डिंग क्या करवाना, सिलेबस को कंप्लीट करवाना, और विद्यालय में नियमितता बनाए रखना, यानी रेगुलरिटी बनाए रखना, और समय का पाबंद होना, हर बालक की अधिगम क्षमता को समझकर उसकी जरूरत के अनुसार अतिरिक्त अनुबोध प्रदान करना। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सेकंड याद रखना आपको, कि ट्यूशन में व्यस्तता रहना ये अपना नहीं होगा। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन की थोड़ी सी व्याख्या की। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में कि जो शिक्षा का अधिकार था वो 1 अप्रैल 2010 कब लागू हुआ था, तो हम बोलेंगे 1 अप्रैल 2010 को संपूर्ण देश में लागू हो गया था, किसको छोड़कर, जम्मू और कश्मीर, यानी एकमात्र जम्मू और कश्मीर को छोड़ा गया था। इसके अलावा पूरे देश में 1 अप्रैल 2010 को ये लागू हो गया। और इस अधिनियम की धारा 28 के अनुसार
सरकारी शिक्षक राजकीय सेवा के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्राइवेट ट्यूशन नहीं करा सकेगा। अब ये तो अपनी क्या हो गई, बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि फ्रायड की अनुशंसित व्यक्तित्व की बनावट के अनुसार निम्न में से कौन मूलभूत तीव्र इच्छा के उठने के साथ ही तुरंत तथा अनैच्छिक रूप से सभी नियम तथा जीवन की सत्यता तथा नैतिकता की अवहेलना करते हुए संतुष्ट करता है? तो हम बोलेंगे इदम। क्या बताना है इसमें? तो हम बोलेंगे इदम। अब जो फ्रायड था उसने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था और इसने व्यक्तित्व के 3 अंग बताए थे, एक इदम, एक अहम, एक प्राअहम या परम अहम। तो इदम जो था वो आनंद सिद्धांत को मानता था, इसमें वासनाएं और दमित इच्छाएं होती थी। और जो अहम था वो हमारे व्यवहार को क्या करता था? नियंत्रित करता था। यह हमारी इच्छाओं और वास्तविकताओं के मध्य संतुलन स्थापित करती थी। और जो परम अहम था यह आदर्शवादी व्यवहार की ओर क्या करता था? अग्रसर करता था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 13। निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज, कार्य या लाभ में बदल देता है? तो हम बोलेंगे टोकन इकोनॉमी। क्या बोलना है इसे? टोकन इकोनॉमी। जो टोकन इकोनॉमी थी वो व्यवहार परिवर्तन हेतु विकसित की गई तकनीकी हैं। इसमें इच्छित व्यवहार को बढ़ाया जाता है और अनिश्चित व्यवहार को घटाया जाता है, यानी घटाया जाता है। अगला है आपके पास 14 कि समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करता है, पर इसके साथ ही वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डर रहा है। निम्न में से किसके सापेक्ष में उसे अच्छी तरह समझाया जाता है? पहला है पद्धति विरोधाभासी परिस्थिति, सेकंड है वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, और आपका थर्ड है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। और ऊपर लिखा हुआ कोई नहीं, तो हमारा थर्ड करेक्ट हो जाएगा, यानी पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति। इसमें आपको क्या बताना है कि व्यक्ति की आवश्यकता तथा आवश्यकता की पूर्ति करने वाली परिस्थिति में संतुलन स्थापित करने की जो प्रक्रिया होती है वो क्या कहलाती है? समायोजन कहलाती है। आगे क्वेश्चन दे रखा आपको 15 नंबर। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज को का प्रतीक है? तो हम क्या बताएंगे? सेसव संवलीनता। क्या बताना आपको? सेसव संवलीनता। और जो संवलीन बालक होता है वो कम बोलना, अपने आप में मस्त रहना पसंद करता है और उसका जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है? अंतर्मुखी। कैसा होता है? अंतर्मुखी। किशोरावस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज्यादा बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है। तो क्या बोलेंगे हम? एनोरेक्सिया नर्वोसा। क्या बोलना है? एनोरेक्सिया नर्वोसा। अब देखो कि जो एनोरेक्सिया नर्वोसा एक प्रकार का क्या है? फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, यानी मानसिक रूप से ये एक डिसऑर्डर है, रोग है, जिसमें बालक अपना वजन नियंत्रित करने हेतु कम खाता है और परिणाम स्वरूप बालक का वजन बहुत कम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द दूरदर्शिता के लिए दिया जाता है? और आपको 4 शब्द दे रखे हैं। तो इस क्वेश्चन को बोर्ड ने क्या किया था? कैंसिल किया था और इसके हमें क्या दिए गए थे? बोनस अंक दिए गए थे, यानी बोनस मार्क्स दिए गए थे। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सीखने का व्यवहारिक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसको भी क्या किया गया था? कैंसिल किया गया था, यानी वर्दीमर, कोहलर तथा कोफका द्वारा सोच और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया गया था, जिसे पूर्णाकार या समग्रता का सिद्धांत भी कहते हैं। इस सिद्धांत में स्वयं खोज करके सीखने पर क्या किया गया था? बल दिया गया था और इस पर्सन के भी क्या दिए गए थे? बोनस अंक दिए गए थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संस्था प्रशिक्षण नियमावली तथा कार्यक्रमों का विकलांगता पुनर्वास के क्षेत्र में भारत में क्रियान्वयन करता है? पहला है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, दूसरा राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय
और आपका जो अगला ऑप्शन है वो आपके सामने है, कौन सा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद, और चौथा है भारतीय पुनर्वास परिषद, और यही आपका करेक्ट होगा। तो हम बात करें भारतीय पुनर्वास परिषद की जो स्थापना है वो कब हुई? 1986 में। कब बतानी है आपको? कि 1986 के अंदर। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। क्या कहा है? अंतर्ज्ञान। पियाजे के अनुसार निम्न में से कौन सा चरण का सही अर्थ है? तो हम बोलेंगे पूर्व संचालन, यानी पहले से जिसका संचालन हो रहा है। यानी जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, और वो 4 कौन कौन सी है? पहली बोलेंगे संवेदी पेशी अवस्था, पूर्वी संक्रियात्मक अवस्था, स्थूल या स्तुत या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। अगला क्वेश्चन आपके सामने शानदार क्वेश्चन है कि ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, तो हम क्या बोलेंगे? 10 से 13 महीने में। कब? 10 से 13 महीने में ज्यादातर बच्चे जो है वो पहला सार्थक शब्द बोलने लग जाते हैं, और जो 6 माह की आयु के बच्चे होते हैं उसके प्रथम दांत आने लग जाते हैं। 35 से 40 महीनों में बच्चों का शब्दकोश विस्तृत हो जाता है, यानी काफी बड़ा हो जाता है। अगला है बहुबुद्धि सिद्धांत के जनक। तो अगर हम बहुबुद्धि सिद्धांत की बात करें तो अपना बहुबुद्धि सिद्धांत कौन सा हो जाएगा? तो हम बोलेंगे इसके जो जनक थे वो गार्डनर थे। कौन थे? गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर ने इस सिद्धांत का क्या किया था? प्रतिपादन किया था। आगे आपको दे रखा, निम्न में से किसने सामाजिक रचनावाद दर्शन पर अत्यधिक बल दिया? और उसके लिए 4 ऑप्शन, तो हम पहला ही ऑप्शन करेक्ट करेंगे। यानी जो सामाजिक रचनावाद दर्शन था उसके ऊपर सबसे ज्यादा जो बल दिया था वो किसने दिया था? वाइगोट्स्की ने। किसने? वाइगोट्स्की ने। अब बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की कि निम्न में से कौन सी दृष्टिबाधिता विद्यार्थियों के लिए उपयोग की जाने वाली सहायक सामग्री नहीं है? और इसके जितने ऑप्शन दे रखे हैं बोर्ड ने उनको इनकरेक्ट माना था और इसके बोनस अंक दिए थे। तो इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि बड़े प्रिंट की किताबें, विशाल कंप्यूटरीकृत किताबें और वाणी संश्लेषक तीनों दृष्टिबाधित अभ्यर्थियों के लिए उपयोगी है। अगला है श्रवण में विकृति की माप की जाती है, यानी जो सुनने की क्षमता है उसके अंदर मान लो कोई रोग हो जाता है या विकृति की माप किसमें की जाती है? यानी सुनने की क्षमता में। तो हम क्या बताएंगे? डेसिबल में। और डेसिबल को शॉर्ट में किससे लिखते हैं? डी बी से, या फिर स्मॉल डी और बी से भी हम इसको दर्शा सकते हैं। और ये ध्वनि का मापन करता है या मात्रक की बात कर सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सूक्ष्म चलन कौशल का उदाहरण है? और आपके सामने शानदार 4 आंसर हैं। तो चढ़ना, दौड़ना, कूदना लिखना, तो 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा, यानी कूदना। अब भाषा शिक्षण में 4 प्रकार के कौशल होते हैं। कितने कौशल होते हैं? तो हम बोलेंगे 4 प्रकार के। कौन कौन सा? श्रवण कौशल, वाक कौशल, पठन कौशल और लेखन कौशल। अब है अगला स्कीमा का मतलब क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो हम बात करें स्कीमा की तो क्या बोलेंगे? लंबे समय की याददाश्त में सूचना के संगठित पैकेट्स का एकत्रित होना, यानी 3 नंबर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला है सूचना प्रक्रमण सिद्धांत बुद्धि को विभिन्न आधारभूत कौशलों में विभक्त करने के लिए जाने जाते हैं, जिसे लोग सूचना प्राप्त करने, प्रक्रमण करने तथा तर्क देकर जो समस्या है के समाधान के लिए उपयोग करते हैं। इस तरह के सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला श्रेष्ठ किसी, यानी सबसे अच्छा जो वैज्ञानिक था इस सिद्धांत से रिलेटेड, वो कौन था? तो हम बोलेंगे रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। अब आगे है कि बुद्धि की त्रिआयामी सिद्धांत का जो प्रतिपादक है वो कौन था? रॉबर्ट स्टर्नबर्ग द्वारा किया गया। 29 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, निम्न दिए गए आईक्यू स्तर में शिक्षणीय वर्ग को चुने, यानी शिक्षणीय वर्ग की जो बुद्धि लब्धि है उसकी। तो इसमें 3 ऑप्शन को करेक्ट माना, एक तो 70 से 90 और दूसरा आपका 50 से 70। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण है कि 70 से 80 तो क्षीण बुद्धि हो जाएगी और 80 से 90 क्या हो जाएगी? आपकी मंद बुद्धि हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को भी बोर्ड ने क्या माना था? विकल्प 1 और 3 दोनों को ही सही मान लिया था। आनुवांशिकता की इकाई है, तो आनुवांशिकता की इकाई जीन है। कौन है? जीन।
यानी जीन आनुवंशिकता की इकाई है और वे निर्देश हैं जो शरीर का खाका बनाते हैं। वे उन प्रोटीन्स के लिए कोड करते हैं जो किसी व्यक्ति की सभी विशेषताओं को निर्धारित करते हैं। गुणसूत्र या जो क्रोमोसोम है सभी वनस्पतियों व प्राणियों की कोशिकाओं में पाए जाने वाले तंतु रूपी पिंड होते हैं जो कि सभी आनुवंशिक गुणों को निर्धारित व संचारित करते हैं। प्रत्येक प्रजाति में गुणसूत्रों की जो संख्या है वो क्या रहती है, निश्चित रहती है। तो इस तरह से आज हमने जो है अपना 2018 का पेपर कंप्लीट कर लिया। कौन सा? 2018 का। इसके अलावा हमने पिछली क्लास में 2011 का किया, 2012 का किया और 2015 का, और आज हमने 18 का। अब अपना एक बच्चा है कौन से ईयर का, तो हम बोलेंगे 2022 का। उसके बाद आपके PYQ कंप्लीट हो जाएंगे किसके? साइकोलॉजी के, या बोल सकते हैं CDP के, बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के। तो इस तरह से आपने देखा हमने बेहतरीन तरीके से अपनी 4 क्लास से कर ली हैं और हम आगे भी इसी क्लास को क्या रखेंगे, कंटिन्यू रखेंगे CDP की क्लास को। और आप जो है क्लास को लाइक शेयर कमेंट करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। आपका कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और क्लास को शेयर कीजिए। एग्जाम में आपको, अगर आप डेली क्लास देखते हो तो आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि वही क्वेश्चन हम कर रहे हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। मिलते हैं दोबारा से एक और नई क्लास के साथ, तब तक बने रहिए सांगवान एजुकेशन हब पर। जय हिंद, जय भारत।